बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो प्लानिंग है या बी प्लान है उसके हवाले से। आज उन्होंने साफ लफाज में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी तो फिर प्लान बी पे अमल करूंगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि केपी के वज़ीर आला जो हैं वो ये कह रहे हैं महमूद खान साहब के अगर दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई और रुकावटें लगाई गई तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अब वफाक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करेगी, या क्या पिछले लॉन्ग मार्च में भी तैयारी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से खान साहब को वापस जाने का फ़ैसला करना पड़ा। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। साथ साथ गर्दिश करती खबरें जो इसराइल के दौरे के हवाले से थी, जिसपे आज ये कहा गया कि पीटीवी के उस एंकर को फारिग कर दिया गया है जिसने इसराइल का दौरा किया। क्या ये हुकूमत की रजामंदी से हुआ या फिर एंकर का अपना फैसला था ये दौरा करने का। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुबैना ऑडियो क्लिप के हवाले से कह दिया गया है कि ये क्लिप जो है ना ये दुरुस्त नहीं है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा किया है वो आवाम पर एक बम बनकर गिरा है। इसके क्या असरात होंगे, इन तमाम हवालों से बात करेंगे। आपको बताते चलें इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर में। जी सर, अब जबकि ये भी हमें नज़र आ रहा है कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान बर्फ़ पिघल गई है। वही सदर मुमलिकत जो पहले किसी नोटिफिकेशन पे, किसी चीज़ पर, किसी समरी पे साइन नहीं कर रहे थे। पहले तो जॉइंट सेशन जो है ना इजलास वो बुलाया गया ऐन धरने वाले दिन, और अब जो मोहम्मद बलीगुर रहमान है उनकी बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती के भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शायद कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए ये किया गया है। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? क्या वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान अब ताल्लुकात अच्छे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि आपने ये एक बड़ी अच्छी टर्म जिसको इस्तेलाह कहते हैं कि बर्फ पिघल गई जी, दरअसल ऐसी बात नहीं है। बर्फ हमारी तरफ से तो थी नहीं जी, और उनकी तरफ से ये जो बेरुखी थी या आइन और कानून के खिलाफ उनका जो एक्ट था जो उन्होंने किया, उनके जहन में सारी बातें थी। और जब इमरान नियाज़ी साहब ने भी ये देखा कि जब उन्होंने जब ये कहते थे कि ये आज तहरीक में तुम आज पेश करें, इनमें तो दमखम नहीं है, इनमें तो जरूरत नहीं है, ये आज पेश करें, सुबह हम काउंटिंग करवा देंगे, इनको पता चल जाएगा, मैं सरप्राइज दूंगा। फिर उन्होंने असेंबली तोड़ दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे रात के 12 बजे तक इन्होंने काउंटिंग ना होने दी। फिर काउंटिंग हुई, फिर इन्होंने कहा जी ये अदालतें क्यों खुली, फिर इसके बाद अदालतें उनके लिए खुली। और सदर मुमलिकत ने जितने भी एक्ट किए इससे पहले, हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सदर पाकिस्तान के पास भी गए, लेकिन उसके बावजूद सदर पाकिस्तान ने कोई किसी आइन के मुतल्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक उन्होंने बात मानने से इनकार किया। अब मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये समझा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देयर इज नो एनी अदर वे। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी समरी पे, नोटिफिकेशन पे साइन किए हैं। मैं समझता हूँ फिर भी उन्होंने, चाहे उन्होंने मजबूरन ये काम किया है, इमरान नियाज़ी साहब यकीनन नाराज होंगे उनके साथ, लेकिन उनके पास शायद कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए उन्होंने इस पे साइन किए हैं। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा ही अहम मोड़ है कि पंजाब के वजीर आला से हलफ ना लेना और उनके मुतल्लिक इतनी दफा हमें कोर्ट में जाना पड़ा, और आज तक वहां पे गवर्नर का तैनात ना होना, और आज तक वहां पे जो कैबिनेट थी पंजाब असेंबली की वो उनमें से वो मुंतखब ना कर सके। और यकीनी तौर पे आज जब रात को 9 बजे बलीगुर रहमान साहब जो है वो हलफ उठा लेंगे तो फौरी तौर पे उसके जो है ना पंजाब कबीना का इजलास होगा, और ये इतने कौम का, मुल्क का और बिलखसूस सूबे का बहुत ज्यादा नुकसान किया सर। ये ब्रेक लगा के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिले इख्तियार करके इन्होंने ज्यादती की है।
जी। और अच्छा सर, अवाम काबीना, पंजाब की काबीना फाइनल कर ली गई है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अप्रूवल आ गई है पंजाब की काबीना की? कहा जा रहा है कि उनके पास फाइनल नाम मौजूद हैं, अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। नहीं 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 नहीं, अप्रूवल हो चुकी है जी, सारे काम फाइनल है। अच्छा। आपको कल ही पता चल जाएगा, कल ही इंशाल्लाह मीडिया पे सब लोगों के नाम आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। अच्छा सर, जी ये लॉन्ग मार्च के दौरान जिस तरीके से स्ट्रेटजी इख्तियार की गई पंजाब हुकूमत ने, सर काफी ब्रूटल वे में शेलिंग करना, बच्चे खवातीन मौजूद थे, सब क्या जा रहा था? वापस ही चले जाना था या कोई ऐसा धरना? तो आप खुद समझ रहे थे कि होना नहीं था, एक तरफ डील की भी बात की जा रही थी, तमाम चीजों की बातचीत थी, फिर सर क्या जरूरत थी बुरा बनने की कि इतनी शेलिंग कर डाली, इतनी चीजों को सील कर डाला? आने देते सर, आप तो कह रहे हैं कि लोग तो साथ थे ही नहीं, क्या फर्क पड़ता, आके आते जलसा करते वापस चले आते, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आप छोड़ते उनको, बिल्कुल। मौका देते कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो फिर उसके बाद आप कार्रवाई करें। अच्छा, मैं ना आपका जो क्वेश्चन है ना कि जी। आने देते हैं, जलसा करने देते हैं, ये चले जाते हैं, मैं इसको तशबीह दूंगा वसीम बदामी के कि ये आपने एक बड़ा मासूमाना सवाल किया है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि तमाम हर शहरी का हक है, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज है तो फिर मेरी मेरी अर्ज सुनो। सर जितने लाइटर मूड में आपने इसको पेश किया है ना, इतना लाइटर ये क्वेश्चन है नहीं। सर जी। गुजारिश ये है कि आपने 2014 का धरना देखा, हम्म, हमने कोई वहां शेलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, ये पहले थोड़ा पीछे थे, फिर आगे आ गए, फिर आपने देखा कि इन्होंने वहां पे क्या क्या हरकत की, और दिन के वक्त वहां कोई नहीं होता था, रात को एक डांसिंग प्रोग्राम, एक कंसर्ट होता था रात को 10 बजे आना और 11-12 बजे चले जाना, ये था 100-200 आदमियों का नाच करने का प्रोग्राम था। लेकिन इस दफा इनकी प्लानिंग देखे ना, इमरान न्याजी साहब एक्सपोज हो गए ये बात करके, उन्होंने फरमाया कि हम तैयारी के साथ नहीं आए, हालांकि उनकी तैयारी थी, वो आर्म्ड विद वेपन थे, वो लोगों के साथ मुसल्लह हालत में वहां से आए, वहां की पुलिस उनके साथ थी, जीबी की भी और केपी के भी, और उनके जो साथी हैं, लाहौर में भी असला बरामद हुआ, लाहौर में पुलिस के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग करके उसको शहीद भी कर दिया। इसके अलावा आपने देखा उन्होंने स्टेट की प्रॉपर्टीज को नुकसान भी पहुंचाया, उन्होंने आगे भी लगाई, उन्होंने पुलिस वालों को मजरूब भी किया। ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। अगर सर वजीर दाखिला और तमाम कैबिनेट जो है वो सारे लोग ये फैसला ना करते और उन्होंने एग्री किया, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह साहब जो है, अगर वो उनके साथ एग्री ना करते तो यकीनन आज ये हालात ना होते यहाँ पे। अच्छा सर, आपकी नॉलेज में कोई फोन भी आया है अरब ममालिक में से कहीं से खान साहब के पास, किसी ने सालिसी का किरदार अदा किया है, कोई जामिन बना है? बात दुरुस्त है या गलत है सर? मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, समटाइम्स लोग अपने आप को फेस सेविंग के लिए ऐसी बातें छोड़ते हैं, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मैं चूंकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फेस सेविंग दे दी इमरान न्याजी साहब को, वगरना इनके पास कोई फेस सेविंग नहीं थी, बेइज्जत तो हो गए, उनकी जो बेइज्जती हुई। आप क्यों मुश्किल था खान साहब के लिए धरना देना? वो तो पहले ही वो तो कहते हैं जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक तरफ मसला था, दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान से तसादम हो जाता, इसलिए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करके लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वापस चले गए। आप कह रहे हैं कि फेस से पहले भी तो सर इतने दिनों का धरना कर चुके हैं, तो क्या ज़्यादा 5-7 दिन का धरना नहीं लगा सकते थे आपके ख्याल में? सर मैं अर्ज करता हूँ जी, क्या आप समझते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को और जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बल्कि हम चारों सूबों की पार्टी हैं, बहुत बड़ी पार्टी हैं, क्या उस पार्टी के चेयरमैन को ये बात कहनी चाहिए कि हम तैयारी के साथ नहीं आए थे? व्हाट डू यू मीन बाय तैयारी? क्या समझते हैं ये तैयारी का क्या मकसद है? सर ये हमलावर होना चाहते थे, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर टेक ओवर करना चाहते थे, ये कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करना चाहते थे, ये सड़कों पे खून बहाना चाहते थे, लेकिन फेस सेविंग दे दी गई
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इनको वजीर दाखिला ने, कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इनको वहां पे दाखिल होने दिया, वगरना इनकी कोई जरूरत नहीं थी कि ये स्टेट को बिल्डोज करके और ये रेड जोन में आ जाएं और कैपिटल सिटी में आ जाएं। ये मुमकिन ही नहीं था जो हमने फैसला किया था। सर, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो तैयारी से आए थे, कोई वेपन्स थे, फोर्स थी, तमाम चीजें थी और बाकायदा पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आए थे। दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि जी फेस सेविंग दे दी। अगर तैयारी से आए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ना होते तो फिर तो बैठते सर, आपका मुकाबला करते। सर, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि जो आएगा उसको सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी और जो आए वो जलसा करे और चला जाए। लेकिन उसके बावजूद जो स्पेस उन्होंने मांगी, जो प्लेस उन्होंने मांगी, वहां उन्होंने अपने लोगों को ये नहीं कहा कि आप उस प्लेस में जाएं। जी जी, H9 ग्राउंड पे नहीं गए, वो सेंटोरस के पास आ गए थे। अच्छा सर, ये तमाम बातें अपनी जगह। मुझे ये भी बताइएगा कि अब अगर खान साहब की तरफ से कोई प्लान बी फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या इस दफ़ा? फिर अगर खान साहब निकलते हैं तो फिर कोई फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? फिर दोबारा से यही तमाम चीज़ें लोग देखेंगे जो पहले हुआ? सर, ये तो एक ट्रेलर था, ये बहुत छोटा मामला था। अब जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, जो काबीना ने फैसला किया है, जो पीडीएम ने फैसला किया है, जो स्टेट ने फैसला किया है, हम किसी सूरत इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। अच्छा सर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेट्रोल प्राइसेस की। आपकी ही पार्टी, आपकी क़यादत जो है वो तनकीद किया करती थी इमरान खान पे कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ही कहा करते थे कि जी अगर ये जानबूझ के अवाम पे जोर मतलब लोड डाला जा रहा है, उन पे बोझ डाला जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के, सबसे आसान तरीका है हुकूमत करने के लिए कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाएं, तमाम चीज़ें की जाएं। सर, आपकी हुकूमत आई है, डॉलर भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कोई चीज़ आप रोक नहीं पाए। इतने एक्सपीरियंस्ड आप लोग हुकूमत करने में, इतने सालों आपने हुकूमत की है, लेकिन जब से आप हुकूमत में आए हैं कोई चीज़ स्टेबल नहीं नज़र आती सर। अब अच्छे खासा टाइम मतलब होने जा रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस अभी मज़ीद बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी गई है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन अभी कहीं पे भी हमें पॉजिटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है। आप ये देखें कि अब वो मुतवस्सित तबका जिसकी तनख्वाहें 25 से 30 हज़ार रुपये हैं, आप समझते हैं कि आज के महंगाई के दौर में वो अपने महीने का गुजारा कर सकते हैं उन 25 से 30 हज़ार रुपयों में? अभी अगर हम सिर्फ इस 1-1.5 महीने की महंगाई की बात कर लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है और ये हमारी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, ये दुरुस्त है। लेकिन सर, गुजारिश ये है कि क्या आप नहीं समझते कि जो एमओयूज या जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई दुनिया में जो इदारे हैं उनके साथ किसी फर्द के या अफराद के एमओयूज नहीं साइन होते सर। जो एमओयूज साइन होते हैं वो स्टेट के दरमियान होते हैं जी, और उसके बाद स्टेट के जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके दरमियान होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एमओयूज स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किए या दीगर ममालिक के साथ किए, वो किसी फर्द ने नहीं किए सर, वो स्टेट ने किए। और स्टेट के जो अथॉरिटीज थी, जो डिपार्टमेंट्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने उनके ऊपर साइन किए। हम किसी सूरत उन साइन से भाग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये इमरान हाजी साहब ने किए थे। नो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए थे, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किए थे और उनके साथ ये तय था कि हम हर माह पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो हर 15 दिन के बाद 4 रुपए से 8 रुपए या 10 रुपए तक बढ़ाएंगे। हम बिजली इतनी बढ़ाएंगे और उसके बाद हम डॉलर को इतने इस हद तक डिवैल्यू करेंगे। ठीक है जी। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि हमने आईएमएफ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एमओयू साइन नहीं किए थे। सब उसको ओन करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए
हमें आईएमएफ के साथ इसलिए जाना पड़ा कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, हमने जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल करवाने थे, इसलिए हमें नए कर्जे लेने पड़े। अब जब इमरान नियाज़ी साहब को इस बात का इदराक हुआ कि मेरे खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रही है, क्योंकि उनके घर को आग लग गई, उनके घर के चिराग से, तो इसलिए उनको समझ आ गई कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है। उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल की कम कर दी और आगे से कहा कि हम बजट तक नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि इसके एडवर्स था कॉन्ट्रैक्ट इनका आईएमएफ के साथ। अब मैं एक बात नहीं करना चाहता जी, जो अभी आप मुझसे पूछेंगे या लोग क्वेश्चन करते हैं रोजाना हमसे, वो क्वेश्चन ये है, और एक खत भी लहराया गया आजकल, चूंकि झूठे खत लहराने का वक्त है, तो इससे पहले उन्होंने ये खत लहरा दिया कि ये है जी हमारे साथ। आप मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इस बात को अफोर्ड कर सकती है कि अमेरिका जैसे मुल्क या इंग्लैंड जैसे मुल्क या यूरोप के कंट्रीज जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, हमारी जो गारमेंट्स की सनद है और हमारी जो सर्जिकल की सनद है, और हमारी जो दूसरी सनतें हैं इस तरह की, जो माल चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को या इंग्लैंड को, क्या हमें वो इजाजत दे सकते हैं किसी गवर्नमेंट को कि या आप रूस के साथ सस्ते दामों तेल ले लें? किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं है। वो आज ही अगर इमरान नियाज़ी साहब उनके साथ ये करते। सर जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने आपकी हुकूमत का, नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा था, क्या उस वक्त भी अमेरिका के लिए आपके यही जज्बात थे? नहीं सर, मैं अमेरिका की उस वक्त की बात ही नहीं करता। नहीं सर, मैं आपसे वैसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा जिस वक्त वो हुआ था सर, उस वक्त आपके भी तो जज्बात अमेरिका के लिए यही जज्बात थे आपके जो आज जज्बात है। सर देखिए, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मैं कोई जज्बाती बात नहीं, मैं सर टेक्निकल बात कर रहा हूँ जी। क्या आपके इल्म में नहीं है कि ईरान के साथ कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी अमेरिका की? क्या ईरान कोई चीज एक्सपोर्ट कर सकता है किसी दुनिया में? क्या कोई चीज वहां वो इंपोर्ट कर सकता है? नो सर वो टर्की में भी है, हुआ आपने टर्की में देखा, वजीर आजम साहब कल टर्की के दौरे पे जा रहे हैं और ये चीज़ तुर्की में हो चुकी है बाकायदा, जो है ना वो क्या कुछ किया गया, उसके जवाब में किस तरीके से आवाम निकले और क्या कुछ हुआ वो भी आपके नॉलेज में होगा। सर बस एक मैं वक्फा लेना चाहूंगा, आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, उस पर वक्फे के बाद बात कर लेंगे। सर क्या आईएमएफ के मुज़ाकरात कामयाब ना होने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने कहा ये धरने फिर चल रहे हैं, आपकी हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कल असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं और आपकी हुकूमत चली जाए, जब तक आपकी हुकूमत में स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सर इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आज के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अगर हुकूमत यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रूलिंग नहीं दी गई तो फिर प्लान बी यानी दूसरी प्लानिंग की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं आसिफ बाजवा साहब। इसके अलावा अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली शहजाद कुरैशी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद साहब, अब कराची में भी हमने देखा नुमाइश चौरंगी पे जो है ना वो आपकी तरफ से एहतजाज किया गया, धरना जो है वो दिया गया। आप समझते हैं कराची में सूरत हाल मुख्तलिफ थी पंजाब के हवाले से? कराची में कुछ फिर आप लोगों को स्पेस दी गई, वो बात नहीं थी जिस तरीके से पंजाब में या लाहौर में या इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा? देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, आपको एक चीज मैं बताता चलूं जी कि इन्होंने 3 दिन पहले ही 25 तारीख से 3 दिन पहले ही घरों पे छापे स्टार्ट कर दिए थे, और जब कोई एमपीए एमएनए या कोई सीनियर लीडर नहीं मिलता था तो किसी के बेटे को उठा रहे हैं, किसी के वालिद को उठा रहे हैं, विदाउट लेडी पुलिस या आप जो बोल रहे हैं फीमेल पुलिस के घरों पे घुस गए विदाउट वारंट, सर्च वारंट, कोई एफआईआर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने जो इन 3-4 दिनों के अंदर किया है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट करना चाह रहे थे सर, यानी ये तो ज्वाइंट लगता है ना कि मतलब कोलिशन गवर्नमेंट है और इत्तेहादियों ने मिलके फैसला किया था कि इस किस्म की कोई
स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इसलिए ये छापे तो मारे गए। लेकिन सर 25 वाले दिन जो कुछ जिस तरह लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, दूसरी जगहों पे हुआ, सिंध में कदरे, ये मतलब आम आवाम की भी राय है कि खासतौर पे कराची में, सिंध में के दूसरे शहरों में भी उस तरीके से उस आवाम को मुंतशिर नहीं किया गया। शेलिंग नहीं, ऐसा नहीं है। जी। हम खुद वहाँ फील्ड में मौजूद थे। जो टीयर गैस चलाई गई, स्ट्रेट फायर किया गया। आज मैं एक लियारी के वर्कर के घर से होकर आ रहा हूँ, इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक वर्कर है, उसको जख्मी किया, स्ट्रेट फायर किए, खवातीन पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस, हर तरह का जो ये मजालिम कर सकते थे इन्होंने किया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम वहाँ पहुंच नहीं पाए। और जिस तरीके से मज़ार कायद के अंदर से, मैं तो समझता हूँ कि एक तो लोगों के घरों की का तो तकद्दुस पमाल किया गया, लेकिन मज़ार कायद का एक अपना तकद्दुस है। कायद आज़म के मज़ार के अंदर से स्ट्रेट फायर, टीयर गैस, ये पुलिस का क्या काम था कि मज़ार के अंदर पूरे उन्होंने मोर्चे बनाए हुए थे और नहती आवाम पे, जो कि पाकिस्तानी आवाम है, जिस पाकिस्तान की शहरी हैं, उनके ऊपर इन्होंने स्ट्रेट फायर और टीयर गैस किया। मैं आपको बताता चलूं कि इनकी जो सोच थी वो ये समझ रहे थे कि कराची नहीं निकलेगा, और जिस कदर भारी तादाद में कराची निकला, और कराची ने इस बात का सबूत दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, क्या वजह है कि कराची में पीटीआई की क़यादत उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरीके से सब, मतलब खान साहब के साथ जो कंटेनर पे थे, या इस्लामाबाद में डी चौक पे कुछ क़यादत आपकी पहुंची, कराची में उस तरीके से लोग नहीं नज़र आए। गवर्नर साहब, क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया गया था, साबिक गवर्नर साहब हमें नज़र तो आए, उसके बाद जैसे शेलिंग शुरू हुई उसके बाद उनको दिखाया कि वो एक बाइक पे चले गए। फिर बिलाल गफ़ार साहब मौजूद रहे, कुछ और लोग आपकी पार्टी के मौजूद रहे, लेकिन जितने आपके एमएनएज हैं, एमपीएज हैं सर, ये तमाम लोग हमें तो इस धरने में उस तरीके से नहीं नज़र आए जो नुमाइश फरंगी पे मौजूद था। देखिए, सबकी मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं, सबको असाइनमेंट दिया जाता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, हम कोई दहशतगर्द तो है नहीं, ना हमारे पास कोई वो चीज है। हमने स्ट्रेटेजी ये रखी थी कि पुरअमन तौर पे हम वहां पहुंच जाएं, और उसमें हम कामयाब हुए। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी देख लें, हमारे एमएनए, हमारे एमपी खुर्रम शेख जमान जो हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं, सईद आफरीदी, राजा अजहर, और को तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह हमारे साथ अली जीजी थे जो आखिरी वक्त तक साथ रहे। बिलाल गफ्फार की अपनी स्ट्रेटेजी थी, वो जिस तरह से पहुंचे, अरसलान गुम्मन, और मैं किस किस के नाम लूं। देखिए, इसमें तरीकाकार ये होता है कि हमने स्ट्रेटेजी बनानी है गिरफ्तार ना होने की और पहुंचने की, उसमें हम कामयाब हुए, और हम पुरअमन लोग हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के अमलाक को हम खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएं, किसी आम शहरी के अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हम कोई नुकसान पहुंचाएं। हम तो ये चाहते थे कि एक पुरअमन हो, और हमें पुरअमन तरीके से हम वहां पहुंच गए, और आपने देखा फिर हजारों की तादाद से लोगों ने हमें वहां ज्वाइन किया। अच्छा सर, अब यानी लोगों में थोड़ी सी मायूसी भी हुई उस दिन वापस जाने की वजह से। खान साहब ने वापस जाने का फैसला तो किया, लेकिन सर जब धरना होता है और जब आप सिस्टम के खिलाफ निकले हैं, हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं, उसमें सर फिर लोगों को तैयार होके, लोगों का आना, इतने लोगों का वहां पहुंचना, उसके बाद मायूस होकर वापस जाना। लोग कह रहे हैं कि अब इमरान खान की कॉल पे लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर स्टेट ने यही तमाम तरीके अपनाए जो कि पिछली दफ़ा अपनाए गए थे। लोगों में अब खौफ बैठ गया कि शेलिंग इतनी है, इतनी मतलब फौज आ जाती है, रेड जोन को सील कर दिया जाता है, कंटेनर लगते हैं। मतलब ये आप समझते हैं कि अब दोबारा अगर कॉल दी गई खान साहब की तरफ से तो फिर से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आवाम अभी भी तैयार बैठी हुई है, रोज हमसे पूछती है कि हमें किस दिन निकलना है। देखिए, हम अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे, हम इस मुल्क को करप्शन से बचाने के लिए, इस मुल्क को हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये आजादी मार्च है। हमें अपनी जात के लिए नहीं कि मुझे मिनिस्टर बनना है, या मुझे एमपी एमएनए बनना है, या जाती प्लॉट चाहिए, या हमें करप्शन का कोई पार्ट बनना है। ये कौम इस वक्त जाग चुकी है, इसमें जुनून है। और ये मैं आपको बता दूं, उस दिन भी हम पहुंच गए थे। कुछ चीजें होती हैं, मैंने आपसे कहा ना, स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह से करना है, क्या करना है, फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे जाना है। तो ये पूरा गेम है, ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं था। शहजाद खलील साहब, बैरूनी ताकतों ने क्या इंटरवीन किया है, कोई सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है? नहीं, हम ना बैरूनी ताकतों को मानते हैं, ना हम किसी की इंटरवीन करने को मानते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, और इंशाल्लाह हम किसी के, ये देखिए, अफवाहें तो उड़ती हैं, और आपको आजकल पता है कि कोई भी स्टोरी बना दो और चला दो। तो मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि खान साहब की स्ट्रेटेजी बिल्कुल वाज़ेह है, और हम सब मुत्तहद हैं, हम सब मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, जो कि करप्ट गवर्नमेंट से, हमने इंशाल्लाह जल्द से जल्द जान छुड़ानी।
तो सर अब 2 दिन रह गए हैं आपकी डेडलाइन खत्म होने में, बल्कि अगर 25 तारीख से जोड़ा जाए, आज अब 30 तारीख है, कल तक ये स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी, परसों आपने कुछ ना कुछ ऐलान करना होगा। क्या कोई प्लानिंग की जा रही है? आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं? नहीं, देखिए प्लानिंग तो होती है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अभी आपने देखा होगा हमने कोर्ट्स से भी राब्ता किया है, हम हर चीज का दरवाजा खटखटाएंगे। सर राब्ता नहीं किया गया अभी तक, कोई पिटीशन नहीं फाइल की गई इस हवाले से जो तो आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा, सारी हमारे पास स्ट्रैटेजी, सारी चीजें हैं। मैंने आपसे कहा ना सर, तो एक दिन में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में हम सारे फैसला आ जाएगा? एकदम से टेबल पे नहीं फेंकेंगे, हमारे पास सारे प्लान हैं इंशाल्लाह, और हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट का हम अब बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। तो आखिरी सहारा जो रह गया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें खान साहब की, कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाए। आखिरी सहारा देखिए, मुसलमान का आखिरी सहारा अल्लाह है जी, और हमने आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करनी है। मैंने कहा ना हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, और हम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रह के हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं इंशाल्लाह। सर आप समझते हैं देखिएगा हम यूज करेंगे उस कि option केपी के वज़ीर आला का ये कहना कि फोर्स इस्तेमाल करूंगा आपकी पार्टी के हैं, और क्या खान साहब इस बात की इजाजत देंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स जो है वो इस्तेमाल की जाए वफाकी हुकूमत? देखिए मेरा ये बयान मेरे पास से गुजरा नहीं है, और वो उन्होंने कहा है तो वो उसी का जवाब देंगे। हमने एक ही फैसला करना है कि हम पुरअमन रहना है, हम पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे और खान साहब की क़यादत में करेंगे, और आप देख लीजिएगा कामयाबी हमारा मुकद्दर। ठीक ठीक। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब से भी मैं जानना चाहूँगा, सर आपसे जो मैंने सवाल किया था कि क्या IMF के मुज़ाकरात नाकाम होने की क्या ये वजह भी थी कि जो हुकूमत की स्टेबिलिटी है उस पे बात की जा रही थी कि अगर हुकूमत पता नहीं स्टेबल रहती है, नहीं रहती, या इस धरने की वजह से हुकूमत चली जाती है, इसीलिए IMF ने भी बेहतर ये समझा कि पहले इसका आउटकम देख लें धरने का और इन चीज़ों का, अगर स्टेबिलिटी रहती है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं इससे पहले भी पहले सेगमेंट में मैंने आपसे कहा, मैंने उसकी कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या दूसरे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो मामला होते हैं ना सर, वो अफराद के साथ नहीं होते, वो स्टेट और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के साथ होते हैं। उनको इस बात से गरज नहीं है, क्योंकि उन्होंने गारंटी ले ली होती है, डॉक्यूमेंट्री सारे प्रूफ्स होते हैं, और जो स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, जो स्टेट के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, और बाकायदा डिपार्टमेंट के नंबर्स, लेटर नंबर्स, डेट, सब लोगों का एक सिस्टम है, उसके तहत वो जो है MOU साइन करते हैं। ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल है। सिर्फ बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इससे पहले जो गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ कंडीशंस तय की थी कि हम इतने % जो है वो पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ाएंगे और फोर्टनाइटली बढ़ाएंगे, आपने नहीं बढ़ाई। उन्होंने भी 10 रुपए कम कर दी, इसलिए आप पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, आप उसकी बिजली की कीमत बढ़ाएं, फिर हम आपको उसकी जो है ना नेक्स्ट। सर अब वो मजीद अगर आपसे कहेंगे पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाएं, बिजली की कीमत मजीद बढ़ाएं, तो आप मजबूरन फिर अवाम पे यही बोझ डालेंगे? मैं उस पे भी एक स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की कि हमारी ये ख्वाहिश है। देखिए ना, अभी ये क्लियर कट वर्जन आ गया गवर्नमेंट का कि वो तो हमने मिड टाइम पे बढ़ाने पड़े उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो इस 1 जून को हमने बढ़ाने थे रेट्स, उस पे बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आ चुकी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कि हम इस जो 1 जून है इसके रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, और इसके लिए जो है वो मैनेज किया जा रहा है। और बहुत ज्यादा जो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेके हम ये फैसला करेंगे कि इस चीज को, ये जो हमें सब्सिडी देनी पड़ रही है पेट्रोल पे, इसके पैसे कहां से आएंगे? क्या हम टैक्स इकट्ठा करेंगे या किसी दोस्त मुल्क से लेंगे? और इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं कि आइंदा सर तो जो इतनी तनकीद की जाती थी इमरान खान की हुकूमत पे कि जी महंगाई सारी इमरान खान की वजह से है, हुकूमत से नहीं कंट्रोल हुई चीज़ें, अब महंगाई तो होती नहीं अगर आपकी हुकूमत होती, तो फिर सर आवाम तो इसी इंतज़ार में थे कि शायद आपकी हुकूमत आएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए महीना गुजारना आसान होगा। वो कहते हैं जी ये तो इन्होंने आके और मज़ीद
महंगाई भी कर दी और मलबा सारा डाल दिया पिछली हुकूमत पे। सर क्या फर्क रह गया? खान साहब की हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा जी मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। आप अब आगे कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 पौने 4 साल जो गुजरे उसमें मुल्क तबाही के दाने पे पहुंच गया। सर आप लोग तो आपस में ही ये इल्जाम तराशियां करते रहते हैं, अवाम तो महंगाई की चक्की में पिस जाते हैं ना सर। मैं अर्ज करता हूँ सर, गुजारिश ये है कि एक चीज आप वर्बली कह देते हैं, उसकी कोई एविडेंस आप पेश नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इमरान न्याजी साहब और उनकी जो टीम थी, आपको पता है वो गलत बयानी करते थे, झूठ बोलते थे। उनकी तवज्जो इंतकाम पे थी, उनकी तवज्जो जो थे वो सोशल मीडिया पे थी, उनकी तवज्जो रोजाना की जो मीटिंग्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उन पे थी, उनकी तवज्जो इस बात पे थी कि उन्होंने जो रखे हुए थे ना अपने मुआवने खसूसी, उन पे थी और उनके साथ मीटिंग करते थे और उनको शाबाश देते थे। जो ज्यादा बेइज्जती करता था, जो ज्यादा इंसल्ट करता था, जो ज्यादा किसी के उसके साथ गालम गलौज करता था, उसको वो कहते थे ये मेरा शेर आ गया। ठीक है जी। उन्होंने जो देखें पिछले 70 सालों में जितने अरब डॉलर या जितने अरबों रुपए पाकिस्तान ने लोन हासिल किए, उससे ज्यादा इन 4 सालों में इस गवर्नमेंट ने हासिल किए। हम तो एविडेंस दे रहे हैं ना आपको। जी जी। 24 अरब रुपए। अच्छा सर आप लोगों का भी जो एम था वो तो पूरा होता हुआ नजर आता है ना। कौमी असेंबली से तरामीम करा ली गई, नैब FIA के कवानीन में नरमी हो गई, EVM मशीन का इस्तेमाल खत्म हो गया, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट ले लिया गया, और क्या चाहिए सर? ये मेजर काम तो यही थे असेंबली का मकसद पूरा हो गया आपके लिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। वोट का हक उनका बयान नहीं किया गया, और ये सिर्फ ये एक तरीका कि जो आप ईमेल के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे, हाँ। उसको हमने कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सर वो फाइनल नोट दे दीजिएगा प्रोग्राम का इख्तिताम पे, क्या कहना चाहेंगे? बस ये 3 काम थे सर, ये असेंबली से ले लिए गए। अब असेंबली रहे या ना रहे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं अर्ज करता हूँ, जिस दिन मियां साहब आए उन्होंने प्रेसिडेंट साहब जी सर 25,000 पे कम से कम सैलरी की, उन्होंने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने आटा जो है वो 10 किलो पे ऊपर 200 रुपया कम किया। उन्होंने खाद के ऊपर जो थी 1,000 रुपया खाद के ऊपर कम किया, और इस तरह की जो चीजें थी उन्होंने KPLR चला दिया। ठीक सर फाइनल नोट दे दीजिएगा, मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, डॉलर भी नीचे आएगा और इंशाल्लाह महंगाई भी बहुत जल्द नीचे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं सर, यही दुआ कर सकते हैं आप। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।